हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जैस्मिन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज चैप्टर नंबर 8। तो इसमें जो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनी के ऊपर, पेरेंट एंटिटी के ऊपर। वो रिक्वायरमेंट ले करता है AS 21 एंड इंड AS 110 कि क्या प्रोसीजर्स प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर आप CFS अपनी बनाओगे। तो इन अदर वर्ड जो भी पेरेंट है, जो पेरेंट एंटिटी जो CFS बना रही है, उसे जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल FRF है, जो उसके ऊपर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग उसे अपनी CFS बनानी पड़ेगी। तो जो पेरेंट एंटिटी है, जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में अब उसने अपनी SFS बनाई थी, उसी सेम फॉर्मेट में वो अपनी CFS को फ्रेम करने की कोशिश करेगा टू द एक्सटेंट पॉसिबल। और जो फॉर्मेट्स हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L या नॉर्मल जो फॉर्मेट्स है दैट आर लेड डाउन बाय द शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट अब जो हम इसमें देखते हैं कि कंसोलिडेटेड क्या 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 पार्ट होते हैं, वही बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, चेंज इन इक्विटी होती है, एंड द लास्ट वन इज द एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट्स। अब नेक्स्ट जब हम इसमें देखते हैं कि एंटिटी को क्या है कि अब जो भी एंटिटी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, दिस पॉइंट इज रिगार्डिंग द ऑडिट। जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, चाहे वो खुद सुओ मोटो या फिर उनके ऊपर कोई रेगुलेशन, लॉ एंड रेगुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट है ऐसी कि उन्हें अपनी जो CFS है उसकी ऑडिट करवानी पड़ेगी, तो उनको उस केस में ऑडिट करवानी पड़ती है। हो सकता है ये लॉ एंड रेगुलेशन ये भी कहें कि आपको जिस ऑडिटर ने आपकी SFS ऑडिट की थी, वही ऑडिटर आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट भी करेगा। वेरियस गाइडेंस नोट्स भी हैं इसके ऊपर जो कि बताते हैं कि क्या स्पेशल इश्यूज हैं और स्पेशल पर्पस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होती है वो ऑडिटर कैसे कंडक्ट करेगा। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं दैट इज रिगार्डिंग कि अब कंपनीज एक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। अब जो सेक्शन 129(3) है वो हमें कहता है कि एक एंटिटी को CFS बनानी पड़ेगी अगर उसकी मोर देन वन सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर्स हैं, एसोसिएट कंपनीज हैं, उन सबको मिला के उन्हें बनानी पड़ेगी। फर्दर 129(4) क्या कहता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स SFS के ऊपर है, जो भी कंप्लायंस, जो भी एप्लीकेबल प्रोविजंस है प्रेपरेशन प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, वो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई हो जाएंगे इन केस ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करे कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये भी लेट डाउन होंगे इन द एनुअल जनरल मीटिंग बिफोर द शेयर होल्डर्स। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट, सेपरेट स्टेटमेंट बनाएगा वो, जो कि इनफॉर्म AOC बन जाती है। उसमें क्या अटैच करेगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ सब्सिडरी के सैलिएंट फीचर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी वो, यानी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अटैच करेगा। नेक्स्ट क्या है कि इसमें कि जो कंसोलिडेटेड है उसके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट अब जो इसमें हम देखने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग किन किन एंटिटीज को एग्जम्पशन है, किन एंटिटीज को एग्जाम करा गया है कि उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर वो इन सब कंडीशंस को फॉलो कर देती हैं। इन कंडीशंस को हम तीनों को इकट्ठा देखेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज अगर वो होली ओन्ड सब्सिडरी है या पार्शली ओन्ड सब्सिडरी है, यानी उसका जो अल्टीमेट पेरेंट है वो CFS बना रहा होगा। प्लस इसमें हम देखेंगे कि जो NCI से अप्रूवल भी लेंगे इसमें, ताकि वो कुछ भी ऑब्जेक्ट ना करे। नोबडी इज ऑब्जेक्टिंग इन दिस मैटर। और नेक्स्ट क्या है कि ना तो वो एंटिटी जो है लिस्टेड है जिसको हम एग्जाम कर रहे हैं, ना वो प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कहीं पे भी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, चाहे इन इंडिया और आउटसाइड द इंडिया। देयर कैन बी एन MCQ फ्रेम्ड ऑन दिस कि वो अगर BSE स्टॉक एक्सचेंज पे है या फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में है तो इट डजेंट मैटर, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट जो अल्टीमेट पेरेंट है या इंटरमीडिएट होल्डिंग जो भी CFS बना रहा है, उसने रजिस्ट्रार के पास वो फाइल की हुई है, वो फाइल करेगा रजिस्ट्रार के पास वो हमारी CFS को। अब सेक्शन 129 का 6 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी किसी भी एंटिटीज को एग्जम्प्ट कर सकती है, यानी क्लास ऑफ द एंटिटीज, बस वो किस केस में करेगी, सब्जेक्ट टू द कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है वो अनकंडीशनली बिना किसी कंडीशन के एग्जम्प्ट, हो सकता है कुछ कंडीशंस को इंप्लीमेंट करके वो एंटिटी को एग्जम्प्ट कर दे। अब जो कई बार ऐसा केस आता है कि
किसी के ऊपर फर्स्ट टाइम सीएफएस की रिक्वायरमेंट्स लग रही होती हैं। तो जिन भी एंटिटीज ने कंपनी में, उनके पास सब्सिडरीज तो थी लेकिन उन्होंने कभी प्रीवियसली प्रिपेयर नहीं की सीएफएस, अब उनको प्रिपेयर करना मैंडेटरी है, मस्ट रिक्वायर कि मस्ट प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल सीएफएस, ताकि वो अपने कंप्लाई कर पाए कंपनीज एक्ट के साथ भी, वेरियस स्टैंडर्ड्स के साथ भी। देन अब कुछ ऐसे एग्जाम्पशंस आती हैं, दीज आर स्पेसिफिक ऑफ द स्टैंडर्ड्स। जैसे इंड एस 110 में हमारे इन्वेस्टमेंट एंटिटी को एग्जाम्प्ट किया गया है कि आपको सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पे एक और बात कही गई है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी की जो पेरेंट है, पेरेंट एंटिटी है, वो सीएफएस जरूर बनाएगी। अब इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होता है? ये फंड्स ऑब्टेन करती है एक या ज्यादा इन्वेस्टर से, और क्या करती है, और मतलब उनको एक बदले में एक रिटर्न प्रोवाइड करती है, या जैसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज उनके पैसे को आगे इन्वेस्ट करती है, उनको कमिट करती है कि वो इस पैसे को बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे ताकि वो इन्वेस्ट करें आपके फंड्स को, और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट इनकम प्रोवाइड करें। और इसको मेजर और इवेल्युएट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस को इन्वेस्टमेंट में, वो किस पे बेस होती है? फेयर वैल्यू सिस्टम पे। यही जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ कवर किया कि पेरेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो कंपनी होगी, पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसको शेल कंसोलिडेटेड, उसको तो कंसोलिडेट करनी पड़ेगी अनलेस वो खुद भी एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। अब नेक्स्ट जो ये यहाँ पे केस है, दिस इज अ केस स्टडी रिगार्डिंग AS21। AS21 यहाँ पे क्या था, एक पेरेंट एंटिटी ने क्या किया, 51% शेयर एक्वायर कर लिए एक अपनी चाइल्ड जो लिमिटेड थी। नेक्स्ट ईयर उन्होंने जाके 20% स्टेक बेच दिया, यानी एक तरीके से उन्होंने अपना कंट्रोल लूज कर दिया। और वो उस साल जो है, उस साल और उसके नेक्स्ट ईयर दे डू नॉट कंसोलिडेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दी जो चाइल्ड एंटिटी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने तो कंट्रोल लूज ही कर दिया इस पे। तो इस पे क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या है? ये सीधा सीधा एक केस बनता है कि आपने जो भी एंटिटी को एक्वायर किया था वो एक सिर्फ टेम्परेरी कंट्रोल के लिए किया था, दैट वाज ओनली फॉर टेम्परेरी कंट्रोल। तो एज पर AS21 अगर आपने किसी एंटिटी को टेम्परेरी कंट्रोल के लिए एक्वायर किया है, या फिर अगर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर एक्वायर किया है, तो उसके ऊपर हमें सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जहाँ पे एक एंटिटी मेजोरिटी ऑफ वोटिंग पावर को होल्ड करती है और द शेयर्स उसने एक्वायर किए थे एक्वायरली, वो उन्होंने कहा कि अगर आपने सिर्फ मेयरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया है तो उसको आप एज अ इन्वेस्टमेंट ट्रीट करोगे, यानी उसको फेयर वैल्यू पे आप मेजर करोगे। तो इन केस ऑफ दिस कंसोलिडेशन उन्होंने कहा कि आपने जो थी सब्सिडरी इज टेम्परेरी, ऑडिटर वेरीफाई। अब यहाँ पे ऑडिटर का क्या काम बनता है? ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर को जो इंटेंशन है ना वो देखनी पड़ेगी कि जब एंटिटी ने, पेरेंट एंटिटी ने वो इन्वेस्टमेंट एक्वायर की थी, क्या तब भी उनकी इंटेंशन टेम्परेरी थी? The intention of the parent to dispose of the subsidiary in near future existed at the time of acquisition. This is important point कि acquisition के टाइम पे भी उनकी intention यही थी कि हम near future में इसको dispose of कर देंगे। Auditor also verify कि reasons क्या हैं उसको exclude करने के CFS में से। AS10110 है इंडियस में कुछ भी ऐसी एग्जाम्पशन नहीं है, ये सिर्फ हमारी एएस में ही एग्जाम्पशन थी। तो यानी अगर कुछ ऐसी आपकी इन्वेस्टमेंट टाइप की आती है जिसमें टेम्परेरी कंट्रोल होता है, तो आपको उस केस में सीएफएस बनानी पड़ेगी एज पर इंडियस 110। अब 129(3) सेक्शन क्या कहता है, जिस कंपनी की सब्सिडरी है जिसको रिक्वायरमेंट नहीं थी सीएफएस बनाने के लिए, उनको मेयरली क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल 3 की कंप्लाइंसेस को वो फॉलो कर दें। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि अब इसमें एज पर AS21 उनको अब जो है अपनी एंटिटी को, चाइल्ड लिमिटेड को कंसोलिडेटेड करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट सिर्फ शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दें, शेड्यूल 3 के कंप्लाइंसेस के साथ, प्रोविजंस के साथ उसका डिस्क्लोजर दे दें, उसको जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर दें, यानी ताकि एक तरीके से वो रीजंस बता देंगे कि क्यों हमने कंसोलिडेट नहीं किया। नेक्स्ट अब जो आता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पेरेंट कौन होता है? पेरेंट एंटिटी में हमारे इंक्लूड होंगे मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट का काम क्या होगा? प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना सीएफएस को, सीएफएस को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करना वो कंपोनेंट्स क्या हैं और इंक्लूड करना उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपारी सीएफएस में। फिर जहां पे अप्रोप्रिएट है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स जो होते हैं दैट इज एज पर इंडियस 108 उसको आइडेंटिफाई करना। फिर आइडेंटिफाई करना क्या रिलेटेड पार्टी है और उनके साथ ट्रांजैक्शंस क्या है उसको रिपोर्टिंग करना। एक्यूरेट और कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना फ्रॉम द कंपोनेंट से, एक्यूरेट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना। देन जो भी कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स हैं उसको अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करना। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारी पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी और जो हमारी फर्दर सब्सिडरीज हैं उनमें अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उसको हार्मोनाइजेशन करना ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी ये भी पेरेंट की ड्यूटी होती है। और गैप कन्वर्जन जहां भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई फॉरेन सब्सिडरी है उसकी इसमें रिक्वायर्ड होगी तो वो भी करना। तो ये थी पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अपार्ट फ्रॉम अबव उनको सिर्फ इसके साथ साथ वो क्या करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होता है वो अपने कंपोनेंट की जो मैनेजमेंट है उसको भेजती है कि हम तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऐसे बना रहे हैं, तो आपको भी इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना पड़ेगा। ये इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ ऑर्डिनरी सिर्फ ये मेनली तो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपको अप्लाई करनी है कि हम अपनी इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करेंगे, क्या हम फॉर्मेट्स लगाएंगे, कि रिवैल्यूएशन मॉडल होगा, क्या होगा, ये सारी बातों के साथ साथ वो आइडेंटिफाई करेंगे कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स क्या है, रिलेटेड पार्टी क्या है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या है, और रिपोर्टिंग का टाइम टेबल कि आपको इस टाइम तक हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें भी अपनी आगे फर्दर ऑडिट करवानी होती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सीएफएस के रिगार्डिंग। सबसे मेन तो क्या है, जो भी सेक्शन 129 में एसएफएस के रिगार्डिंग प्रोविजंस कही गई थी वो सेम म्यूटेटिस पुटेंडिस अप्लाई हो जाती हैं इन केस ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑडिटर होता है, beside other matters, प्रिंसिपल ऑडिटर ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अपना ओपिनियन देने के ऊपर कि क्या सीएफएस जो है वो एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाई गई है या नहीं, वेदर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इन सब के ऊपर वो बताएगा। और कुछ भी ऐसे एडिशनल मैटर्स हैं जो उसे रिपोर्ट करने पड़ेंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013, जैसे कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसा है इनका, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, कहीं उसको लोन्स एंड एडवांसेस जैसे सेक्शन 143 मेनली जो ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है उसके रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, क्या क्या उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो ये सारे उसके स्कोप में कवर होता है। तो ऑडिटर को यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और अपना ओपिनियन फ्रेम अप करना पड़ता है। अब ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सीएफएस की ऑडिट में, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि जो सीएफएस है वो प्रिपेयर की गई है एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, और एनेबल कि वो जैसे एनेबल कैसे होगा, वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके और जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स को देख के सब कुछ मर्ज करके वो देखेगा कि, और वो एनेबल टू, ताकि वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए कि ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेड है या नहीं। और कुछ भी 143(1) में जो भी मैटर्स है कंपनी एक्ट 2013 के, उन मैटर्स को इंक्वायर करना। इन मैटर्स में मेनली क्या होता है कि कुछ भी ऐसी चीज कंपनी के रिगार्डिंग प्री जुडिशियल ना हो, प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी ना हो, कुछ भी कैश की अमाउंट है, कोई हमारी असेट महंगी बिक रही है, या असेट्स को लेके, लोन्स एंड एडवांसेस को लेके, तो ये सब पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे सेक्शन में कवर होते हैं। देन रिपोर्ट करेगा ऐसे मैटर्स के ऊपर क्लोज ए टू आई ऑफ द सेक्शन 143(3) सबसेक्शन 3। इसमें मेनली क्या कवर है कि ब्रांच से रिपोर्ट्स आ गई है या नहीं, ब्रांच की बैलेंस शीट सबको कंपोनेंट्स को आ गए हैं या नहीं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट आ गई है या नहीं, जो भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं उनके ऊपर रिपोर्ट करना, तो ये सब पॉइंट्स कवर होंगे। और जो 143(j) है उसके रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या क्या कंप्लाई करना पड़ेगा, कैसे रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी, ये सारे ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स में कवर हो जाते हैं। उनके ऊपर कमेंट देना कुछ भी ऐसा मैटर उसको अगर स्पेसिफाई लगता है, और ऑडिटर वैलिडेट भी करेगा कि क्या इनके ऊपर जो रिक्वायरमेंट थी सीएफएस की वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ थी या नहीं, यानी इन्होंने उस चीज से कंप्लाई किया है या नहीं, उस चीज को ये वैलिडेट भी करेगा। अब क्या है कि जो भी हमारे ऊपर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, स्टेटमेंट्स है, गाइडेंस नोट है, वो ऑडिटर के ऊपर जो भी आईसीआई ने फ्रेम अप किए हैं
वो कहते हैं कि आपको अप्लाई वो सेम मैनर में, जो भी उन्होंने हमें एसएफएस में गाइडेंस प्रोवाइड की थी, स्टैंडर्ड्स थे, वो सेम मैनर में ऑडिट ऑफ सीएफएस में भी अप्लाई हो जाएंगे। इट मींस ऑडिटर जब ऑडिट करेगा सीएफएस की, वो एक्सपेक्टेड टू, सबसे पहले वही पहला काम क्या होता है उसका, प्लानिंग करना, प्लानिंग द वर्क, और ताकि ऑडिट जो हमारी टाइमली मैनर में खत्म हो पाए, इफेक्टिव एफिशिएंट मैनर में हो पाए कंडक्ट, और अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना उनके अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, अगर आईटी सिस्टम है तो उसकी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, जैसे हमने चैप्टर 4 में कवर किया था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जिसमें एस ए 315 की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब पॉइंट्स, और अंडर ताकि वो ऑडिटर को जो अंडरस्टैंडिंग उसने ऑब्टेन की वो हेल्प करेगा ऑडिटर को, ताकि वो अपना एक इफेक्टिव ऑडिट अप्रोच को डेवलप कर पाए, और प्रोफेशनल जजमेंट लगाना, ताकि जो भी उसको ऑडिट रिस्क को असेस कर पाए और अपने उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन कर पाए ऑडिट प्रोसीजर्स को, यानी एनटीई डिसाइड कर पाए वो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की, ताकि वो क्योंकि जो भी ऑडिट रिस्क होता है, वी हैव स्टडीड अर्लियर कि उसको हम जीरो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, तो उसको एक एक्सेप्टेबल लो लेवल तक रिड्यूस करना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑडिट कंसिडरेशंस क्या होते हैं, कि ऑडिटर को देखने पड़ेंगे कि फॉलोइंग फीचर्स जो हैं वो सीएफएस के, उनका इम्पैक्ट होता है रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर। ऑडिटर क्या देखेगा कि क्या बेसिस है, जैसे बेसिस ऑफ द सीएफएस बनाने का क्या बेसिस था, एसएफएस पे बेस्ड ऑफ द एंटिटी एंड द, यानी पेरेंट एंटिटी एंड द कंपोनेंट्स के ऊपर, और उन्होंने क्या उनका एप्लीकेबल फ्रेमवर्क फॉलो किया है नहीं, ये सारे उसके प्रोसीजर्स को अफेक्ट करेंगे चीजें। द नेक्स्ट क्या है, अगर जब तक वो दूसरों का भी, दूसरे ऑडिटर्स का काम यूज करेगा, यानी ऐसे 600 लगाएगा अनलेस वो खुद ही दूसरे कंपोनेंट्स का ऑडिटर नहीं है, तो तब वो लगाएगा। अब आगे यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो और सीएफएस होती है वो, यानी हमने देखा कि एसएफएस में भी बेस होती है, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कि कवर नहीं होती बाकी एंटिटीज की एसएफएस में। वो इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है कि कंपोनेंट्स क्या क्या है, हमारे प्रोपोर्शन ऑफ आइटम्स क्या इसमें इंक्लूडेड है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या इनकी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, हमने क्या एडजस्टमेंट की है, तो ये सारी बातें जो होती हैं वो अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में होती हैं। तो इसको ऑडिटर को एडिशनली डिस्क्लोज, उसका देखना पड़ेगा कि एडिशनली डिस्क्लोज हुई है या नहीं। तो अब जब ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा सीएफएस की ऑडिट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट, तो ऑडिटर को क्या देखना पड़ेगा उस केस में, जब वो एक्सेप्ट करता है इनकी ऑडिट को, ऑडिटर शुड असेस की वेदर बेस्ड ऑन हिज वर्क अलोन, क्या वो मतलब खुद वो एबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन हो पाएगा या नहीं। अगर वो सोचता है कि वो नहीं हो पाएगा, कि वो इनफ नहीं है, मे नॉट बी इनफ, तो वो कंसीडर करेगा दूसरों का काम यूज करना, यानी ऐसे 600 लगाएगा। और दूसरों का काम यूज करने को हम कहते हैं कि माइट बी द, वो हो सकते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, हमारे कंपोनेंट्स के हो, या फिर ऑडिटर किसी को स्पेसिफिकली असिस्ट करने के लिए बुलाए अपने आप को, और अब खुद को हेल्प करने के लिए वो स्पेसिफिकली किसी और को अपॉइंट करे। तो ये सब पॉइंट्स होंगे अदर ऑडिटर की, जब वो हेल्प लेता है उसको लगता है कि अकेले करना इट्स नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट क्या है कि अब जो ऐसे 600 की रिक्वायरमेंट है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, इसमें क्या है कि वो ये स्टैंडर्ड ऑडिटर के ऊपर काम करता है कि यूज द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कहता है कि द प्रिंसिपल ऑडिटर, अगर उसने डिसाइड कर लिया कि मैं उसका काम यूज करूंगा, तो उसे कंप्लाई करना पड़ेगा ऐसे 600 की रिक्वायरमेंट्स के साथ। जब वो ऑडिटर जो है इन कैरिंग आउट एसएफएस की ऑडिट, तो कंप्यूटेशन ऑफ मटीरियलिटी फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग एन ओपिनियन ऑफ ईच कंपोनेंट वुड बी डन। देखो जब भी हम जिसने भी एसएफएस के अकॉर्डिंग ऑडिट की थी, तो उसने तो कंपोनेंट वाइज उसकी मटीरियलिटी प्लान की होगी, कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी जो वो कंपोनेंट वाइज बनाई होगी ऑन स्टैंडर्ड बेसिस। विद रिगार्ड टू जब आप सीएफएस कर रहे हैं, तो ऑडिटर को ये सारे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि हो सकता है जो बात एक एंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट थी, हो सकता है वो बात हमारी पूरी सीएफएस के लिए, पूरी एंटिटी एज अ होल के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। अब ऑडिटर को यहाँ पे क्या क्या चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। सबसे पहले ऑडिटर देखेगा कि ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मटेरियलिटी को कंप्यूट करेगा फॉर द ग्रुप एज अ होल, क्योंकि जो पहले मटेरियलिटी थी वो कंपोनेंट वाइज थी, तो मटेरियलिटी शुड बी असेस एप्रोप्रिएट, ताकि मतलब करंट पीरियड आइटम को और एडजस्टमेंट्स को देख के बनाएगा। जो पेरेंट ऑडिटर है कैन ऑल्सो यूज द मटेरियलिटी कंपोनेटेड ऑन द ग्रुप लेवल
टू डिटरमाइन वेदर द कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल टू द ग्रुप और टू डिटरमाइन, यानी अब जो पेरेंट ऑडिटर है जो उसने मटेरियलिटी सेट की है एज अ ग्रुप की, एज अ होल ग्रुप की, तो वो वहां पे देखेगा कि उसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या जो भी हमारे कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आर मटेरियल है हमारे ग्रुप के कंपैरिजन में, वेदर दे शुड बी स्कोप इन एडिशनल कंपोनेंट्स बनाना चाहिए, यानी अगर इनको सेपरेटली रिपोर्ट तो नहीं करना, एंड कंसीडर करेगा कि यूज ऑफ द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, यानी हमें रिक्वायर्ड है या नहीं है। देन अब जो प्रिंसिपल ऑडिटर होता है अल्सो कंप्यूट्स मटेरियलिटी। अब जो प्रिंसिपल ऑडिटर है, ठीक है, वो भी मटेरियलिटी को कंप्यूट करेगा फॉर ईच कंपोनेंट एंड कम्युनिकेट्स द कंपोनेंट ऑडिटर कि इफ ही बिलीव्स इट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रू एंड फेयर ऑन सीएफएस। यानी अब जो सबने जो भी ऑडिटर थे उन्होंने स्पेसिफिकली अपनी अलग अलग मटेरियलिटी को कंप्यूट किया, डिटरमाइन किया और उसके ऊपर अप्लाई किया। वैसे ही अब जो हमारा प्रिंसिपल ऑडिटर आएगा जो पूरी एंटिटी की ऑडिट कर रहा होगा, तो वो भी दोबारा से कंप्यूट करेगा मटेरियलिटी की हर कंपोनेंट के लिए और कम्युनिकेट करेगा उनके ऑडिटर्स को जहां उसे लगता है और वो क्या वो बिलीव करते हैं कि ये सीएफएस के अकॉर्डिंग ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। और जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो ऑब्टेन करेगा कंफर्मेशन ऑब्टेन करेगा कंपोनेंट ऑडिटर से, जैसे कि मेनली जो उसको तो यही कंफर्म करना पड़ता है ना बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे कि इंडिपेंडेंस फॉलो हुई है नई कोड ऑफ एथिक्स के रिगार्डिंग कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि डिस्क्लोज हुए हैं या नहीं, और कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए जो इम्पोर्टेंट थी, यानी उन्होंने अपनी जो ऑडिट है वो ढंग से परफॉर्म की है विदाउट एनी मतलब कि कोई नेग्लिजेंस यहाँ पे नहीं हुआ। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे मेनली वही नॉर्मल पॉइंट्स है जो हमने बेसिक चैप्टर्स में कवर किए थे कि क्या ऑडिटर को करना होता है। ऑडिटर को ऑडिट कमेंस करने से पहले वही है कि अपने अपने काम को प्लान करना पड़ेगा ताकि वो इफेक्टिव एफिशिएंट मैनर में ऑडिट परफॉर्म कर पाए। क्या करेगा, सबसे पहले वो प्लान बनाते वक्त अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा इनकी क्या ग्रुप स्ट्रक्चर है, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स क्या है इनके, यानी वो स्ट्रक्चर को समझेगा, कंट्रोल को समझेगा और आईटी एप्लीकेशंस को समझेगा। उसके ऊपर असेसमेंट करेगा ऑफ द रिस्क जो यहाँ पे इन्वॉल्व है। फिर अंडरस्टैंड करेगा उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज को, पेरेंट की भी और कंपोनेंट्स की भी, एज वेल एज द कंसोलिडेशन प्रोसेस क्या है, ताकि एक जो ट्रांसलेशन की होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यानी गैप पर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हार्मोनाइजेशन या गैप कन्वर्जन जैसे प्रोसीजर्स, गैप कन्वर्जन। और डिटरमाइन करेगा ऑडिटर, डिटरमाइन एंड प्रोग्राम करेगा अपने एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स को जो उसने अदर फर्दर प्रोसेस करने हैं जो कि बेस्ड होते हैं उसने रिस्क असेस जो किया प्लानिंग स्टेज पे। देन डिटरमाइन करेगा कि उसको कितनी हद तक अपने अदर ऑडिटर का काम यूज करना है, यानी एसए 600 जहां पे अभी हमने जैसे पहले देखा कि वो कंसीडर करेगा कि क्या उसको नीड है या नहीं ऐसे दूसरे ऑडिटर के काम को यूज करने की। और लास्ट इज कोऑर्डिनेट करना बाकियों के साथ द वर्क टू बी परफॉर्म। अब ऑडिटर क्या देखेगा, जो पेरेंट होता है उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने सारे एंटिटीज को, सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करके सीएफएस बनानी पड़ती है, अनलेस वो जिनके ऊपर एक्सेप्शंस हैं उनकी रिक्वायर्ड नहीं होती। देन अब ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अब जो काम मैनेजमेंट ने किया अब ऑडिटर उस काम को क्या करेगा, वेरीफाई। अब ऑडिटर उसको वेरीफाई कैसे करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट को कह देगा कि आप जो भी आपने कहा है ना कि ये तो मेरे कंपोनेंट्स हैं और जिसको सीएफएस में इंक्लूड किया है मुझे उसकी लिस्ट दे दो। ऑडिटर उससे लिस्ट मांग लेगा सारे कंपोनेंट्स की जो आपने इंक्लूड किया है और सारी इन्फो और रिव्यू करेगा उस इंफॉर्मेशन को जो उन्होंने मैनेजमेंट ने उसे प्रोवाइड किया है। और फिर ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि क्या और जो इन्होंने सारे कंपोनेंट्स बता रखे हैं वो इंक्लूड हो गए हैं या नहीं, अनलेस कोई ऐसा क्राइटेरिया मीट कर गए वो जो कि मतलब अगर एक्सक्लूजन में आ गया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए ऑडिटर क्या देखेगा, वो रिव्यू कर लेगा वर्किंग पेपर्स को, पिछले सालों के रिव्यू कर लेगा जो भी नॉन कंपोनेंट्स उनके वर्किंग पेपर्स को, पेरेंट्स के प्रोसीजर रिव्यू करेगा कि उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किए हैं वेरियस कंपोनेंट्स को और इनके इंक्वायरीज बिठाएगा
मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा कि आपने जब भी वो खुद आइडेंटिफाई कर रहा होगा या अगर उसे कुछ नए कंपोनेंट मिलते हैं या कुछ ऐसा कंपोनेंट जो कि कंसोलिडेट ही नहीं हुआ था, चाहे मैनेजमेंट ने उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर रखी थी, उसके रिगार्डिंग वो मैनेजमेंट से पूछेगा, रिव्यू करेगा इन्वेस्टमेंट, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट्स को एज वेल एज उसकी कंपोनेंट्स की, ताकि वो शेयर होल्डिंग डिटरमाइन कर पाए। हो सकता है ये फेक बना रखा हो इसको छुपाने के लिए, पर वो हर उस इन्वेस्टमेंट को जहाँ पे ऑडिटर को लगेगा वो उसे इंक्वायर रिव्यू करेगा। रिव्यू करेगा जॉइंट वेंचर्स को और जॉइंट अरेंजमेंट्स को। देन वो रिव्यू करेगा अदर अरेंजमेंट्स को जो पेरेंट ने एंटर की हैं, दैट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द सीएफएस ऑफ द ग्रुप। यानी ये सारी बातें जो उसे एक शक में भी डाल रही हैं, या जैसे जो भी इंफॉर्मेशन उसे ऑलरेडी अवेलेबल है उसके बेस पे वो ऑडिटर ये सारी चीजों को चेक करेगा। देन देखेगा, रिव्यू करेगा स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स को, जैसे एक रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं हम हमारे एज पर द सेक्शन 186 या 190 ऑफ द कंपनीज एक्ट की, क्या हमारी शेयर होल्डिंग रही, क्या इन्वेस्टमेंट्स रही, क्या डायरेक्टर्स, इन सारी चीजों को रिगार्डिंग जो भी रजिस्टर्स है स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स के थ्रू भी ऑडिटर जो है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है। देन कुछ भी चेंजेस आइडेंटिफाई करेगा ऑडिटर जो भी शेयर होल्डिंग में हुए हैं लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग, जो ऑडिटर को जो भी इंफॉर्मेशन मिली उस सबको वो डॉक्यूमेंट करेगा अपने प्रोसीजर जो भी उसने परफॉर्म किए कंप्लीटनेस असेस करने के लिए। ठीक है। अब ये हो सकता है देयर वुड बी वेरियस मीन्स, जैसे जिससे कंट्रोल ऑब्टेन हो सकता है, कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल या हो सकता है। अब ऑडिटर को देखना पड़ेगा, इसको चेक करने के लिए ऑडिटर को बोर्ड मिनट्स, शेयर होल्डर के अग्रीमेंट्स देखने पड़ेंगे जो उन्होंने पेरेंट के साथ एंटर किए हैं, या एग्रीमेंट देखने पड़ेंगे एंटिटीज टू विच द पेरेंट माइट हैव बीन प्रोवाइड, अगर पेरेंट ने उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया है या नो हाउ प्रोवाइड किया है, ये एक इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। तो ऑडिटर इन सब चीजों को डिटेल में इन डेप्थ चेक करेगा ताकि वो उनके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाए। ऑडिटर आल्सो रिव्यूज द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी मिनट्स को वो आइडेंटिफाई करेगा ताकि सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड, ताकि वो समझ पाए अगर उसमें कुछ लिक्विडेशन ऑफ कोई हमारी इन्वेस्टमेंट हमने खत्म तो नहीं कर दी या कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट तो नहीं बना दी, क्योंकि जो भी ऐसे डिसीजंस होते हैं वो हमारे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ही लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स को देखना, इनकी मीटिंग के मिनट्स को देखना ऑडिटर के लिए रिक्वायर्ड है। एज दीज में प्रोवाइड फर्दर एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम कंट्रोल को समझ पाए कि वो टेम्परेरी नेचर का या नहीं, क्योंकि एएस 21 ने हमें कहा था अगर टेम्परेरी कंट्रोल होता है तो उसे हम कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, मेयरली हम शेड्यूल 3 जो है उसके प्रोविजंस को फॉलो करते हुए हम अपना जो है कि बिना एससीएफएस में इंक्लूड करे हम परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी प्रिपेयर कर सकते हैं हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जहां पे एक कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसको एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर को देखो सबसे पहले तो क्या है उसके रिगार्डिंग रीजंस लो, रीजंस क्या थे, वेदर सच एक्सक्लूजन कंफर्मिटी विद एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं। फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट ने हमें कहा था कि मतलब सिर्फ दो रीजंस हैं, देयर कुड बी दो रीजन, टू रीजन, ताकि हमें सब्सिडरी इनकी को सीएफएस में इंक्लूड करना रिक्वायर्ड नहीं है, दैट द रिलेशनशिप ऑफ द पेरेंट एंड सब्सिडरी ऑफ दिस इज वो अगर टेम्परेरी नेचर का है, या फिर दैट सेकेंड वन वाज कि अंडर द स्फीयर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उनको उन्होंने एक्सक्लूसिवली हमें मना किया था फॉर कंसोलिडेटेड इन द सीएफएस। ठीक है। सिमिलरली अंडर कंपनी एक्ट 2013 इंटरमीडिएट जो सब्सिडरी होती है इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने इस पे वेरियस देखी थी कि अगर उसको जो भी उसके एनसीआई या जो नॉट रिक्वायर्ड टू वोट हैं उनको भी हमने उनकी तरफ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई, या फिर वो कहीं पे लिस्टेड नहीं है। एंड थर्ड वो जो अल्टीमेट पेरेंट है या जो भी पेरेंट हमारी होल्डिंग कंपनी जो रिपोर्ट कर रही है सीएफएस बना रही है उन्होंने रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म किया गया है। तो अब जो हमारे पास एक इंडेस 110 है वो भी कुछ ऐसा क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है जहां पे सीएफएस रिक्वायर्ड नहीं होती। उस क्राइटेरिया में ऑडिटर खुद को सेटिस्फाई करेगा कि एक्सक्लूजन जो मैनेजमेंट ने बनाई है वो फॉल करती हैं विद इन द जो भी क्राइटेरिया इंडेस 110 में बताया गया है उसके रिगार्डिंग है। देन अब ऑडिटर को क्या इसमें देखना पड़ेगा कि जहां पे जो भी कंट्रोल्स हैं
ये जो भी ऐसा जो भी कंट्रोल था वो टेम्परेरी था, तो ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि जो ये इंटेंशन थी पेरेंट की डिस्पोज ऑफ करने की, दैट वाज आल्सो एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। ये हमने टॉपिक कवर कर लिया है। और जो भी वेरीफाई करेगा कि क्या रीजंस फॉर एक्सक्लूजन उन्होंने डिस्क्लोज कर दिए या नहीं, और अगर कोई एंटिटी एक्सक्लूड हो गई है सीएफएस में से फॉर द रीजंस अदर देन जो कि अलाउ करे हैं एफआरएफ में, तो ऑडिटर कंसीडर करेगा उसका इफेक्ट अपनी रिपोर्ट पे, क्योंकि जो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ ही आपने नहीं की, जो चीज आपने डिपार्ट किया है तो क्यों किया है, तो ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे उसका इम्पैक्ट तो देखना पड़ेगा। तो ऑडिटर को एग्जामिन भी करेगा कुछ भी वेदर कोई चेंज तो नहीं होगा स्टेटस ऑफ द कंपोनेंट में, जैसे कुछ सब्सिडरी एसोसिएट बन गई, यानी आपने कुछ परसेंटेज ऑफ द होल्डिंग लीव कर दिया या कुछ भी ऐसा, या आपने ज्यादा एक्वायर कर दिया, तो ऑडिटर इन चेंजेस को एक्वायर करे मेजर करेगा। और ताकि आपने मतलब इनको अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर किया गया है या नहीं, तो इन सबको ऑडिटर डिटरमाइन करेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ऑडिटर को क्या क्या कंसिडर, ये तो है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, क्या ऑडिटर को कैसे कैसे सीएफएस बनाई है जो मैनेजमेंट ने पेरेंट ने, उसको कैसे चेक करना है। नेक्स्ट जो आता है जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो है एज पर इंड एस ऑडिटर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रिगार्डिंग चेक करने के लिए। ऑडिटर देखेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सीएफएस के जो बनाई है वो लाइन बाय लाइन बेसिस ऐड हुई है, जैसे आइटम वाइज, जैसे असेट्स में करंट असेट्स में ऐसे, और गुडविल और कैपिटल असेट्स को मेजर किया गया है जैसे परचेज कंसिडरेशन की बेस पे, और जो भी बिजनेस कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हुई है एंटिटीज में या बिजनेसेस अंडर कॉमन कंट्रोल, उनको भी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से ही रिकॉर्ड किया गया है। देन अब ऑडिटर क्या देखेगा कि एडजस्टमेंट जैसे कि एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा एंट्रीज या इंट्रा ग्रुप एंट्रीज या बैलेंसेस होते हैं वो हो गए हैं या नहीं, और जो इन्वेस्टमेंट हमने जॉइंट वेंचर एसोसिएट में किया गए हैं वो एज पर द जैसे होते हैं ना कि यूजिंग द इक्विटी मेथड यूज किया गया है नहीं, इन्वेस्टमेंट इन जैसे इनको मतलब जो है मैनेजमेंट ने सही अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर किया गया है नहीं, यानी प्रॉपर इंडेक्स फॉलो करके इनकी जैसे प्रेजेंटेशन और सब कुछ देख के। इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव इन स्टेज द एक्वायरर, जो एक्वायरर था शैल रीमेजर इट्स प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट, क्योंकि हम जो भी प्रीवियसली हेल्ड होता है उसको भी फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे वही बात कहेगी जो भी प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट था तो ऑडिटर ने उसको, या जो मैनेजमेंट है जो भी उसने रीमेजर उसने मैनेजमेंट ने इसको रीमेजर किया था और ऑडिटर ने ये चीज चेक करी है। एट द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू एंड रिकॉग्नाइज करेगा द रिजल्टिंग गेन और लॉस, अगर कुछ होता है उसे P&L या ओसीआई में रिपोर्ट करेगा, जो भी आपके फेयर वैल्यू में जो भी चेंजेस आए हैं। तो ऑडिटर को वेरीफाई करने पड़ेंगे कि एडजस्टमेंट वारंटेड बाय द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एप्लीकेबल एफआरएफ जो भी उसमें रिक्वायर्ड थे वो प्रॉपरली अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट हो गए, वो प्रॉपरली अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट है। और जो प्रेपरेशन ऑफ सीएफएस है जो कि राइज टू परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट और करंट पीरियड की कंसोलिडेशन स्टेटमेंट, हम ये आगे देखते हैं डिटेल में इस टॉपिक को। तो ऑडिटर को उन एरियाज पे जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं जैसे कि कंटिजेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज, उन सबको देखेगा ऑडिटर, ताकि उसके ऊपर ऑडिटर को कुछ भी अगर डाउट अराइज होता है तो उसके ऊपर इंक्वायरी करके अपना रिपोर्ट दे पाए। फर्दर डिफेक्टो कंट्रोल शुड ऑल्सो बी कंसिडर। अब डिफेक्टो कंट्रोल का क्या मतलब होता है, एन इन्वेस्टर विद लेस देन मेजोरिटी of the voting right has the practical ability to direct the relevant activities unilaterally, यानी उसके अकेले के पास कंट्रोल परसेंटेज फॉर्म में वोटिंग राइट्स इतने नहीं है लेकिन वो कंट्रोल कर सकता है, जैसे उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करना। अब देखते हैं हम यहाँ पे स्पेशल कंसीडरेशंस क्या होती हैं। स्पेशल कंसीडरेशंस होती हैं दो रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स के ऊपर, कि परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड कंट्रोल करंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। परमानेंट नाम से ही क्लियर है कि जो कि दैट आर मेड ओनली वंस इन ओनली ऑन द फर्स्ट ओकेजन और द सब्सिक्वेंट ओकेजन्स, जहाँ पे चेंज होता है इन द शेयर होल्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी इज कंसोलिडेटेड एज द परमानेंट, यानी कुछ भी हमारी जो एंटिटी है उसके कंट्रोल्स में कुछ भी चेंज होता है चाहे वो फर्स्ट ओकेजन है या सब्सिक्वेंट ओकेजन, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज पर द इन द परमानेंट कंसोलिडेशन में हम उसे कंसोलिडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब ऑडिटर की क्या ड्यूटी बनती है, ऑडिटर शुड वेरीफाई, ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा कि अबव कैलकुलेशंस एप्रोप्रिएटली हुई हैं या नहीं, तो ऑडिटर पे करेगा अपनी अटेंशन देखेगा कि प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कितने थे कंपोनेंट के, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुई है, और एज्यूम यानी वो कंपेयर करेगा कि कैसे उन्होंने अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड की है या नहीं जो भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी चेंजेस आए हैं शेयर होल्डिंग में।
ऑडिटर एग्जामिन करेगा वेदर प्री एक्विजिशन रिजर्व्स हैव बीन एलोकेटेड अप्रोप्रिएटली बिटवीन द पेरेंट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी एनसीआई और पेरेंट का जितना भी हिस्सा है उसे ढंग से रिकॉर्ड किया गया है नहीं। ऑडिटर वेरीफाई करेगा कुछ भी ऐसे चेंजेस जो आते हैं इन द परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स इन कंपोनेंट, कुछ भी आपने सब्सिक्वेंटली एक्वायर किए तो उसके बाद आपने जो भी हो सकता है अब आप सब्सिडरी बन गए हो, पहले जॉइंट वेंचर थे या एसोसिएट थे, तो उसके रिगार्डिंग आप सब्सिक्वेंट ईयर में जो भी चेंजेस हुए थे तो उसको अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड किया गया है नहीं। इट मे हैपन दैट वाइल वर्किंग आउट द परमानेंट, हो सकता है कुछ ऐसे केस में तो इन केस ऑफ वन सब्सिडरी गुडविल जो हो रही है, मतलब हो सकता है किसी एक सब्सिडरी के अंदर हमें एक्वायर करने पे गुडविल आ रही है, दूसरे केस में हमें कैपिटल रिजर्व आ रहा है। तो अब यहाँ पे पेरेंट चूज कर सकता है नेट ऑफ को। पेरेंट में चूज नेट ऑफ दीज अमाउंट्स टू डिस्क्लोज सिर्फ सिंगल अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट दिखा दे, या फिर इन सच केसेस ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा ग्रोस अमाउंट क्या थी इन दोनों की, और क्योंकि तभी वो सही बैलेंस पे आई या नहीं ऑन एक्विजिशन, ठीक है। और टू रिफ्लेक्ट द कि अगर कुछ भी एक्सेस या शॉर्टेज हुई है पेरेंट्स की प्रोपोर्शन पे तो वो उन्होंने एंटिटी ने प्रॉपरली वो दिखाई गई है। अब जो नेक्स्ट आती है दैट आर करंट पीरियड कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट, ये तो होते ही रेगुलर नेचर की होती हैं। दीज आर दो एडजस्टमेंट दैट आर मेड इन अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच द कंसोलिडेशन इज डन, यानी जब भी कोई भी ऐसी चीज अराइज होती है तो यहाँ पे हमें चेंजेस या कंसोलिडेशन इसमें एडजस्टमेंट्स में करनी पड़ती है। तो इसमें अब ऑडिटर को कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट प्राइमरीली किससे रिलेट करती हैं, टू एलिमिनेशन ऑफ द इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन जो भी होती हैं, ताकि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हार्मोनाइज हों, हमारे जो भी इंटरेस्ट है या कुछ भी ऐसे स्टॉक वैल्यू पे अनरियलाइज प्रॉफिट्स अराइज हो रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेस्ट लेने वाला है, डेटर क्रेडिटर के बैलेंस, उन सबको एलिमिनेट करते हुए हमें जो है करंट पीरियड की जो एडजस्टमेंट्स है वो करनी पड़ती हैं। तो इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड या फिर रिसीव्ड होता है इंट्रा ग्रुप, या अनरियलाइज प्रॉफिट्स हो रहे हैं, या फिर डेफर टैक्स हम बुक कर रहे हैं एज पर एस 12 इंडेस 12, या इंट्रा ग्रुप में कोई भी इंडेटनेस आ रही है एक दूसरे के ऊपर, तो इन सब चीजों को एलिमिनेट करना, इन आइटम्स को एलिमिनेट करना। देन एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू हार्मोनाइजिंग ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज करना, एडजस्टमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि आपने कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ उन दोनों के बीच बैलेंस शीट डेट और रिपोर्ट से पहले वो इन दोनों इस टाइम के पीरियड के बीच में उसे रिकॉग्नाइज, क्योंकि वो देखना कि एडजस्टिंग इवेंट था या नहीं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट आर कौन से होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं, ये हमने मेनली जो देखेंगे वो अब दूसरे एफआर में हम कवर करते हैं ये टॉपिक। कुछ होते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स और कुछ होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं जिनका प्रूफ ऑफ एविडेंस या वो पहले था और वो एट द टाइम ऑफ यानी रिपोर्टिंग पीरियड तक वो एविडेंस था रिपोर्टिंग पीरियड डेट पे, और जो इवेंट हुआ है वो बाद में आकर हुआ है, तब तो वो एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं। देन इवेंट्स अकरिंग जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं विच डू नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट, तो वो नॉर्मली उनका सिर्फ डिस्क्लोजर दे देते हैं हम जो उनकी, और अगर वो मटेरियल होते हैं जैसे हो सकता है वो हमारे गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करे तो उनका डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी एज पर इंड AS 1। तो फॉर सच इवेंट्स ऑडिटर को क्या जो ये मैनेजमेंट है उन्होंने क्या डिस्क्लोज किया गया होगा कि नेचर ऑफ द इवेंट क्या है, और एस्टिमेट किया गया होगा उसकी फाइनेंशियल इफेक्ट अगर वो कर सकते हैं या नहीं, और स्टेटमेंट ताकि उसमें जहाँ पे एस्टिमेट नहीं बनाया जा सकता, हो सकता है हम उसे मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे हम यहाँ पे सिंपली बता देते हैं कि एक स्टेटमेंट के रूप में कि क्या क्या चेंजेस या क्या क्या हमारे ऊपर इफेक्ट हो सकता है इस इवेंट का। अब जो नेक्स्ट ऑडिटर क्या देखेगा कि कुछ भी ऐसे सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन या इवेंट हुए हैं बिटवीन द जहाँ पे जो कंपोनेंट है उसकी बैलेंस शीट डेट के बीच में और ग्रुप सीएफएस के डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बीच में, वो अकाउंट फॉर हो गए हैं या नहीं। और अगर कोई फॉरेन कंपोनेंट था जिसके ऊपर अलग जैसे गैप के कन्वर्जन लगते हैं, गैप के प्रोसीजर्स लगते हैं, तो उनकी एडजस्टमेंट ताकि उनको कन्वर्ट करना पड़े लोकल गैप टू द गैप अंडर विच द सीएफएस इज प्रिपेयर्ड, उसमें किया गया या नहीं। अगर डिटरमाइन करना मूवमेंट इन द इक्विटी एट्रीब्यूटेबल जैसे कि माइनॉरिटी में हमने किया,
हमने या फिर इंटरेस्ट में किया या एनसीआई में जो भी किया हो सकता है। और जो इंडियस है वो हमें परमिट करता है कि जो एनसीआई है उसको नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। अनलाइक अर्लियर एएस में ये चीज अप्रूव नहीं थी। और कुछ भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स एडजस्टमेंट डेफर टैक्स के रिगार्डिंग जो भी टेम्परेरी डिफरेंस होते हैं, ताकि एलिमिनेट कर दिया हमने कुछ प्रॉफिट लॉस की आइटम्स को, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स को या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को, तो उनको एलिमिनेट कर दिया गया है या नहीं। तो अब यहाँ पे ऑडिटर क्या देखेगा कि जो भी एडजस्टमेंट अब बनाई गई हैं, जो पेरेंट के एक पर्पस के लिए ना यहाँ पे बनाई जाती है, मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स बनाया जाता है, तो ऑडिटर उस मेमोरेंडम रिकॉर्ड को रिव्यू करेगा टू वेरीफाई कि जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाई गई हैं वो सीएफएस में वो मतलब वो कंप्लाई करती है या नहीं, वो सेम है या नहीं। तो मेमोरेंडम रिकॉर्ड के साथ साथ ऑडिटर और क्या डिटरमाइन करेगा और क्या क्या रिव्यू करेगा चीजें, वो देखेगा कि इंट्रा ग्रुप जो भी ट्रांजेक्शन थी और अकाउंट बैलेंस थी उनको एलिमिनेट कर दिया या नहीं। वेरीफाई करेगा सीएफएस हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज सेम हो, हार्मोनाइज्ड हो, जैसे और द एडिकेट डिस्क्लोजर जो भी रिक्वायर्ड थे वो दिए गए हैं नहीं। वेरीफाई करेगा उन एडजस्टमेंट्स को, जो भी एडजस्टमेंट, ताकि हार्मोनाइज कर पाए डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को, या फिर फॉरेन एंटिटी के केस में गैप वगैरह के प्रोविजंस को कन्वर्ट करना, उन सबको लगाना, कैलकुलेट करना माइनॉरिटी और एनसीआई के इंटरेस्ट को, और वेरीफाई करना उन एडजस्टमेंट्स को जो कि डेफर टैक्स के रिगार्डिंग रिलेटेड थे, ताकि हम एलिमिनेट किए थे जब हमने प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो उन सब के रिगार्डिंग। और वेरीफाई करना इनकम एंड एक्सपेंसेस को सब्सिडरी के, और कि क्या वो इनकम एंड एक्सपेंसेस इंक्लूड हो गए हैं नहीं सीएफएस में, फ्रॉम द डेट इट गेन्स कंट्रोल, यानी जिस दिन हमने एक्वायर करी थी, पेरेंट ने कंट्रोल एक्वायर किया था सब्सिडरी के ऊपर, तो उस दिन से जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस थे उसमें जितना भी पेरेंट का हिस्सा है, 60-40 की रेशियो में जो भी है, उन्होंने वो अपने इंक्लूड किया गया है नहीं। द एंटिटी सीजेस टू और उस डेट तक जहां तक उन्होंने कंट्रोल को सीज कर दिया है, उस डेट तक वो सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द सब्सिडरी रिकॉर्ड किए गए हैं नहीं। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। अब नेक्स्ट जो देखेंगे कि हम यहाँ पे पॉइंट क्या है कि एज रिगार्ड टू कंसोलिडेशन स्टेट एडजस्टमेंट्स हैं, इट शुड बी एंश्योर्ड कि या तो वो डिस्क्लोज की गई हो सिंगल लाइन आइटम की तरह जैसे, और या फिर उनको एडजस्ट किया गया हो इन द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय द पेरेंट या फिर कंपोनेंट, जैसे कि उनको नेट करके दिखाया गया हो, नेट एसेट्स करके, ठीक है। और जो हमारा इंडेक्स 110 है, हमारे को कोई ऐसी लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज पार्ट ऑफ द एसएफएस का कोई जैसा पार्ट कि क्या आइटम्स एसएफएस का पार्ट होंगी, बट दैट नीड टू बी रिपोर्टेड इन द नोट्स, और कुछ भी ऐसा प्रोवाइड नहीं करता हमें। तो हमारे जैसे 129 सबसेक्शन 4 में कुछ ऐसा आया कि इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट इवन इन द सीएफएस अंडर इंडियाज ओनली दोज, जो हमें सिर्फ वो ही डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे जो कि रेलिवेंट हैं सीएफएस के लिए, जो कि रेलिवेंट है सीएस के लिए, सीएफएस के लिए, ओनली दोज डिस्क्लोजर विच आर रेलिवेंट फॉर सीएफएस। जैसे कि हमें अब जैसे इन केस ऑफ कंपनीज इंफॉर्मेशन सच एज गिवन इन द जो भी नोट्स टू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट और दी जाएगी, उनको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, जैसे सोर्स क्या है फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इशूड, सोर्स क्या है, क्योंकि अगर यही सोर्स नहीं बताएंगे तो हम हमारे जो प्रॉफिट है उसको कैसे ढंग से, रिजर्व्स को कैसे बताएंगे कि बाइफरकेट करेंगे कि कब कब ये पीरियड पे, कौन से पीरियड में ये एग्जिस्ट करता था, जैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व्स ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम। नेक्स्ट हम बताएंगे डिस्क्लोजर ऑफ द कोई भी हमारे ओन अनलिस्टेड मनीज है आउट ऑफ द इशू इंडिकेटिंग द फॉर्म ऑफ विच, यानी हमारे पास कोई भी अनयूटिलाइज्ड फंड पड़ा है उनको बताएंगे। ये डिस्क्लोजर प्रोवाइड करेंगे एमएसएमई का, एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग, और स्टेटमेंट बताएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमने क्या क्या हमारी इन्वेस्टमेंट है, सेपरेटली क्लासिफाइंग द ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है और बाकी इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसमें नेम ऑफ द बॉडीज, जहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट या जो भी एंटिटीज है जहाँ पे हमने इन्वेस्ट कर रखा है उनका, इन हु शेयर्स या फिर डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड, या whether existing or not made subsequent to the date as which the previous balance sheet was made out, यानी हो सकता है हमारे पास आज ना हो लेकिन पिछले साल के बाद, यानी जो भी हमारी पिछली बैलेंस शीट गई थी उसके बाद एंड आज तक, इन दोनों सालों के बीच में हमने लेके बेच दी हो कुछ भी ऐसी, पर वो ट्रांजैक्शन तो हुई, एंटर ही हुई ना, तो उन सबको भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सो मेड इन ईच, सब की कितनी अमाउंट की, कितनी आपने एक्सटेंट की, किस टाइप की आपने इन्वेस्टमेंट बनाई है। तो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स बताएंगे हम,
कि कैलकुलेटेड ऑन द CIF बेसिस हो या नहीं ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल करते हैं, कंपोनेंट स्पेयर पार्ट करते हैं, या फिर कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। देन ये सारे मेनली फॉरेन एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग रिलेटेड हैं। एक्सपेंडिचर अगर आपने जो भी फॉरेन करेंसी में किया, जैसे रॉयल्टी वगैरह पे की या कंसल्टेशन इंटरेस्ट फी वगैरह पे की। देन वैल्यू ऑफ ऑल इंपोर्टेड मटेरियल्स, स्पेयर पार्ट्स या कंपोनेंट जो आपने कंज्यूम किए इन द फाइनेंशियल ईयर, और वैल्यू ऑफ द ऑल द इंडिजीनियस रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट्स है वो जो आपने कंज्यूम किए, सिमिलरली कंज्यूम्ड अगर वो आपने इंडिया में कर थे, और उसकी परसेंटेज ऑफ ईच ऑफ द टोटल कंजम्पशन क्या आ रही है। आपने कोई भी अमाउंट रेमिट किया बाहर फॉरेन करेंसी में, उन सबको, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में गया हो, वो सब आप बताओ। और अब यहाँ पे आ रही है ये सारे, ये तो सब जो थे पॉइंट्स आपके एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग थे। अब जो ये पॉइंट आ रहे हैं दैट इज अबाउट योर इनकम, कि आपके अर्निंग्स क्या क्या हो रही है फॉरेन एक्सचेंज में। जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करके आपने मतलब जो भी आपने एक्सपोर्ट किया गुड्स को, उसको फॉर FOB बेसिस पे कैलकुलेट करना, रॉयल्टी नो हो या प्रोफेशनल कंसल्टेशन फीस आपको रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट डिविडेंड बाहर से आपको रिसीव हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसी अदर इंफॉर्मेशन जो भी आपको रिगार्डिंग आपकी इनकम है। देन लास्ट इज हाउएवर नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग अबव, ऑडिटर को क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि कंप्लायंस विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने या फिर लॉज ने हमें प्रोवाइड किया गया है, तो क्या एंटिटी ने, मैनेजमेंट ने उनको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है या नहीं। मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, ऑडिटर को रिक्वायर्ड होता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना मैनेजमेंट से, या फिर वेर अप्रोप्रिएट TCWG से, ताकि ये रिप्रेजेंटेशन होती है मेनली ऐसे 580 में कवर है, बट इसका रेफरेंस मोस्टली सब स्टैंडर्ड्स में आता है, कि मैनेजमेंट इसमें बताएगी कि मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करेगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, और वो अप्रूव हो गई है या नहीं। अप्रूव किससे कराते हैं हम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। और रिटर्न ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन करेगा चाहे तो पेरेंट मैनेजमेंट ऑन द मैटर्स जो कि मटेरियल थे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो ऑडिटर ये सब कुछ रिक्वायर करेगा, अक्वायर करेगा फ्रॉम दी मैनेजमेंट। अब एग्जांपल्स ऑफ सच रिप्रेजेंटेशंस क्या हो सकते हैं। मैनेजमेंट जो है हमें किस किस बातों के ऊपर रिप्रेजेंटेशन देगी, वो बताएगी कि जो भी हमने कंपोनेंट्स इंक्लूड किए CFS में वो कंप्लीट है, आइडेंटिफाई हमने कर दिए हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट, जो भी हमने पॉइंट्स पहले कवर किए थे इसमें कि स्टार्टिंग में, कि और जो मैनेजमेंट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट्स अलग से बताने हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है, रिलेटेड पार्टीज बतानी है, वो सारी बातें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। कंप्लीटर्स और रिपोर्टेबल सेगमेंट, रिलेटेड पार्टी हमने आइडेंटिफाई कर दी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी हमने आइडेंटिफाई कर दिए, और अप्रोप्रिएटनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द परमानेंट और करंट पीरियड जो भी कंसोलिडेशन की थी वो हमारी A एंड C है, यानी अप्रोप्रिएट एंड कंप्लीट है, इंक्लूडिंग कोई भी ऐसी एलिमिनेट करनी थी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, दैट आल्सो वी हैव एलिमिनेटेड। अब द नेक्स्ट आता है जो यहाँ पे, दैट इज रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग कौन करता है, यहाँ पे रिपोर्टिंग इज डन बाय द ऑडिटर इटसेल्फ। ऑडिटर, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ऑडिट, यहाँ पे दो सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पे एक ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है CFS की ऑडिट के ऊपर। एक तो केस ये हो सकता है कि जब ऑडिटर ने खुद बाकी जो भी कंपोनेंट्स इंक्लूड हुए हैं उसकी ऑडिट की हो, या फिर उन कंपोनेंट्स की ऑडिट किसी और ने की हो। When the parents auditor is also the auditor of the components to be included in CFS, and when the parents auditor is not the auditor of one or more components, यानी कोई और बंदा यहाँ पे इंक्लूडेड है, एंड देयरफॉर वो यूज करता है, यानी ऐसे 600 लगाता है। ठीक है, तो वो क्या बताते हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा वाइल प्रिपेयरिंग, उससे अपनी वही बात है 700 लगाना पड़ेगा जब वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, 705 जब वो मॉडिफिकेशन दे रहा है, 706 OM या OM पैराग्राफ वाले, तो ये सब काम वो अपनी रिपोर्ट में इनके अकॉर्डिंग वो अपनी रिपोर्ट देगा इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। जहां पे ऑडिटर यूज करता है अदर ऑडिटर को हमने देखा कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे 600 से फुलफिल करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट इज, अब जो ऑडिटर है जब रिपोर्टिंग करेगा, जब वो अब 5 केसेस बनते हैं उसके रिपोर्टिंग के। व्हेन द पेरेंट ऑडिटर इज अल्सो द ऑडिटर है, जब वो ऑडिटर नहीं है, या फिर जब वो जो कंपोनेंट्स हैं, व्हेन द कंपोनेंट्स ऑडिटर जो रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर
उनका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है, या फिर ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है, या फिर कंपोनेंट्स की ऑडिट नहीं हुई है। तो ये 5 केसेस बनते हैं जहां पे उसी ने कंपोनेंट्स की ऑडिट की है, जहां पे उसने कंपोनेंट्स की ऑडिट नहीं की, या फिर जो कंपोनेंट्स की हम ऑडिट करने जा रहे हैं और कुछ भी है उनमें डिफरेंट अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है, या फिर डिफरेंट ऑडिटिंग फ्रेमवर्क है, एंड लास्ट वो कंपोनेंट ही ऑडिट नहीं हुआ है। तो सबसे पहला केस देखते हैं जहां पे वो ही ऑडिटर रहा था बाकी कंपोनेंट्स का। तो इस केस में क्या होगा, ऑडिटर को कैसे रिपोर्ट करना है, शुड रिपोर्ट वेदर प्रिंसिपल प्रोसीजर, जो भी प्रिपरेशन रिगार्डिंग थे, जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जैसे एप्लीकेबल एफआरएफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाने हैं, वो फुलफिल हुए गए या नहीं। इन केस अगर उसे कुछ डिपार्चर मिलता है या डेविएशन मिलता है, तो ऑडिटर कंसीडर करेगा कि क्या मुझे अपनी ऑडिट रिपोर्ट इसके रिगार्डिंग मॉडिफाई करनी पड़ेगी, जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा, ताकि वो जो भी यूजर्स हैं उसको अवेयर कर पाए। तो यही तो उसका मेन पर्पस है कि ट्रू एंड फेयर ओपिनियन उसे देना है। देन ऑडिटर ऐसी ऑडिट रिपोर्ट को इश्यू करेगा, एक्सप्रेस करेगा उसमें अपना ओपिनियन वेदर जो भी सीएफएस है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है ऑफ द ग्रुप एज अ होल, यानी पूरी बैलेंस शीट का, एंड वेदर मतलब बैलेंस शीट और P&L के ऊपर अपना व्यू देगा, वो दोनों चीजों के ऊपर अपना व्यू देता है, जैसे हम एसएफएस पे देते हैं। देन वेदर द सीएफएस आल्सो इंक्लूड, अगर उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो क्या वो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं। तो इसको याद करना बहुत इजी है, जब ऑडिटर ने खुद ने ऑडिट की है बाकी कंपोनेंट्स की भी, तो सबसे पहले वो देखेगा प्रेजेंटेशन के ऊपर, प्रेजेंटेशन कैसी हुई है, जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर कुछ डिपार्चर मिलता है तो उसको वो देखेगा, उसके साथ उसे कैसे डील आउट करना है। देन वो देखेगा उसको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है किन चीजों के ऊपर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड P&L एंड कंसोलिडेटेड सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स थे जब ऑडिटर ही ने ही बाकी कंपोनेंट्स का भी ऑडिट किया गया होता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब पेरेंट ऑडिटर डिफरेंट होता है और बाकी कंपोनेंट के ऑडिटर से, तब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रिगार्डिंग रिपोर्टिंग। तो इन दिस केस जब पेरेंट ऑडिटर ने ऑडिट नहीं की होती बाकी कंपोनेंट्स की, तो ऑडिटर सिंपल सी बात है ऐसे 600 लगाएगा, और मेनली उसके माइंड में ये सब पॉइंट्स आएंगे कि जो भी बाकी ऑडिटर्स ने ऑडिट की है तो वो भी एक ऑडिटर है, हमारे सेम प्रोफेशन के लोग हैं, तो उनके काम को रिस्पेक्ट करेगा एज प्रिस्क्राइब्ड इन एस 706। इफ द ऑडिटर को अगर लगता है जरूरी कि मुझे एक रेफरेंस देनी पड़ेगी अपनी सीएफएस में की ऑडिट रिपोर्ट में कि हाँ इन कंपोनेंट्स की ऑडिट मैंने नहीं की, इन कंपोनेंट्स की ऑडिट किसी और ने किया है, तो वो रेफरेंस देगा टू द ऑडिट ऑफ द अदर ऑडिटर्स। ऑडिटर रिपोर्ट में वो इंक्लूड करेगा शैल डिस्क्लोज क्लियरली कि मैग्नीट्यूड ऑफ द पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर्स, की बाकी ऑडिटर्स ने कितनी ऑडिट की है और मैंने कितनी ऑडिट की है, एक वो रेफरेंस देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। देन अब वो देखेगा दिस में बी डन बाय, वो या तो स्टेटिंग एग्रीगेटिंग रुपी अमाउंट बता सकता है, या फिर परसेंटेज ऑफ कि इतनी टोटल असेट्स इन्होंने चेक किए हैं, रेवेन्यूज इन्होंने चेक किए हैं, कुछ भी ऐसे कि नॉट ऑडिटेड बाय द पेरेंट्स ऑडिटर, या फिर जैसे वो टोटल रेवेन्यू, अगर वो कैश फ्लो नॉट ऑडिटेड बाय द पेरेंट ऑडिटर शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द परमानेंट, यानी इन जो भी चीजें उसने ऑडिट नहीं की हैं उसको वो अलग से डिस्क्लोज करेगा और अपनी रिपोर्ट में रेफरेंस देगा on the CFS to the fact that the part जो ये was made by the other auditors and is not to be constructed as a qualification of the, और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो मेरी रेफरेंस है this is not terms to be, यानी reference is not equal to qualification, कि आई एम नॉट क्वालिफाइंग द रिपोर्ट ऑफ अदर ऑडिटर्स। तो ये बताएगा बट रेदर एंड सिर्फ एक इंडिकेशन दे रहा हूँ कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइडेड है बिटवीन द ऑडिटर्स ऑफ द पेरेंट्स एंड सब्सिडरीज। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट के ऑडिटर रिपोर्ट में जब हम अकाउंटिंग जो फ्रेमवर्क होता है वो डिफरेंट होता है पेरेंट के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है कई बार ऐसे होता है हमारी जो कंपोनेंट्स होती हैं, जो हमारी सब्सिडरीज वगैरह होती हैं वो डिफरेंट ज्योग्राफीज ऑफ द, यानी आउटसाइड इंडिया वो लोकेटेड होती हैं,
तो इसी वजह से जो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो वो फ्रेमवर्क यूज कर रही है, वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि वो गैप यूज, यूएस गैप या फिर आईएफआरएस यूज कर रही होती हैं, रेदर देन मतलब जो हम हमारी जो पेरेंट फॉलो कर रही है उसके अलावा। तो जो वो लोकल ऑडिटर होंगे, लोकल कंपोनेंट के ऑडिटर, वो रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि पेरेंट के गैप के अकॉर्डिंग बनी है, उसके ऊपर वो रिपोर्टिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो उस गैप्स के साथ अनफेमिलियर होते हैं। तो उस केस में जो पेरेंट मैनेजमेंट होगी वो क्या परफॉर्म करेगी, वो कन्वर्जन परफॉर्म करेगी, ताकि कंपोनेंट के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने यूज किया फ्रॉम द फ्रेमवर्क यूज बाय द कंपोनेंट को टू द फ्रेमवर्क अंडर विच द सीएफएस आर प्रिपेयर्ड। तो उसको वो कन्वर्जन जो है, यहाँ पे कन्वर्जन बाय मैनेजमेंट है, कन्वर्जन बाय पेरेंट मैनेजमेंट हो रही है यहाँ पे इस केस में। ताकि और जाके जो कन्वर्जन एडजस्टमेंट है, अब यहाँ पे ऑडिटर का क्या काम आएगा, आर ऑडिटेड बाय द प्रिंसिपल, ताकि वो इंश्योर कर पाए जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी कंपोनेंट्स की वो सुटेबल है और अप्रोप्रिएट है फॉर द पर्पज ऑफ द कंसोलिडेशन। अब जो कंपोनेंट थी वो हो सकता है कि मैं ये सब तरीका करने के बजाय हो सकता है एक और तरीका हम अपना लें कि कंपोनेंट में अल्टरनेटिवली प्रिपेयर, अब वो जो अपना अपने गैप्स के अकॉर्डिंग, अपने लोकल गैप या जो भी उनके ऊपर प्रोसीजर्स लग रहे हैं, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो वो बनाते रहें। साथ के साथ वो प्रिपेयर कर लें ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल्टरनेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लें। वो किस पे बेस करेंगी, जो कि बेस करेंगी हमारे जो पेरेंट एंटिटी है उसके अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर। यानी हमारा जो पेरेंट एंटिटी है उन्हें हमारा ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल प्रोवाइड करेगी, और उसमें मेनली क्या इंक्लूड होगा, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, हमारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं एफआरएफ के साथ, ये सारी बातें होंगी। यानी एक अल्टरनेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगी। तो जो लोकल कंपोनेंट का ऑडिटर है वो भी ऑडिट कर पाएगा और ऑडिट रिपोर्ट इशू कर पाएगा, क्योंकि वो उसके साथ फेमिलियर है, क्योंकि वो उन गैप्स के साथ, उन ऑडिट अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स के साथ वो फेमिलियर है, तो उसके ऊपर वो रिपोर्ट दे पाएगा। और जो भी हम ऐसी अप्रोच लगाते हैं जहाँ पे ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाते हैं एज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, और अगर इनके साथ कंप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये जो ऑडिटर है, सीएफएस का जो ऑडिटर है, वो इसको डायरेक्टली यूज कर सकता है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इस रिपोर्ट को, और रिलाई भी कर सकता है जहां तक उसे सही लगता है, क्योंकि ये जो रेलिवेंट होती है सीएफएस की प्रोपोर्शन प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पे कुछ ऐसा अलग से ऑडिट करने के लिए कोई भी ऐसी फर्दर कोई नीड रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि जो डिफरेंस थे बिटवीन द बेसिस ऑफ द बेसिस जो उन्होंने यूज किया होता है कंपोनेंट ने और पेरेंट ने, वो ही एलिमिनेट हो गया। तो जो प्रिंसिपल ऑडिटर है इसके बाद वो डिसाइड कर सकता है कि क्या मुझे इसके ऊपर रिलाई करना है या नहीं, और क्या मुझे इसकी रेफरेंस देनी है या नहीं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। अब नेक्स्ट जो केस आता है जहाँ पे ऑडिटर की जो रिपोर्ट है, ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट ही यहाँ पे डिफरेंट है, तो इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है, यही तो हमारे ऊपर एक रिक्वायरमेंट ही है जहाँ पे कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स की ऑडिट होगी वो भी सेम स्टैंडर्ड्स में, सेम क्राइटेरिया में, फ्रेमवर्क में, सेम फ्रेमवर्क में ही ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। तो नॉर्मली ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, जो इंक्लूडिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो यूज होते हैं जनरली एक्सेप्टेड, यानी इंडियन जो होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके ऊपर ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, और उनको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए और बाकी जो रिलाई करने के लिए, रेफर करने के लिए कंपोनेंट्स के साथ, तो ऑडिटर को उनके ऊपर रिपोर्ट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना पड़ता है। तो उसके लिए जो क्या होगा कि शुड बी ऑडिटेड अंडर द फ्रेमवर्क दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द इंडियन जो है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो यानी कि यहाँ पे जो ये तो एक रिक्वायरमेंट ही है, मैंडेट है, ये एक मैंडेटरी है, इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है, इसमें मैंडेटरी है कि वो सेम ही होना चाहिए, इन लाइन होना चाहिए विद द फ्रेमवर्क जो कि कोरस्पॉन्ड करता है हमारे इंडियन अकाउंटिंग इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ, यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ। अब लास्ट केस जो यहाँ पे आता है दैट इज अगर कोई कंपोनेंट ऑडिटेड ही नहीं हुआ। जनरली वैसे तो मोस्ट रिक्वायर्ड है कि जहाँ पे पेरेंट की ऑडिट हो रही है या बाकी कंपोनेंट्स की ऑडिट हो रही है, तो सभी कंपोनेंट्स की ऑडिट यहाँ पे होगी या उनके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा जो भी हमारे कंपोनेंट का ऑडिटर होता है या पेरेंट ऑडिटर होता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है अगर वो स्टिल अनऑडिटेड रिमेन रह जाती है,
तो ऑडिटर को उस अनऑडिटेड कंपोनेंट को कंसीडर करना पड़ेगा, और सिंपल उसके पास यही होता है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग वो कोई इंफॉर्मेशन या कोई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाया, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को सिंपली मॉडिफाई कर देगा। अब कंसीडर करेगा कि कितनी रेलिवेंट है, तो मुझे मॉडिफिकेशन देखना पड़ेगा, और सारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को देखते हुए वो डिसाइड कर देगा कि क्या मुझे रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन देनी है या नहीं, एज पर एस ए 705। तो ये था हमारा चैप्टर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे जो मेन एरियाज हमने कवर किए थे दैट वर कि क्या क्या एग्जम्पशंस हैं। जैसे हमने देखा कि सब्सिडरीज को जो है उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इन केस अगर वो लिस्टेड हैं तो ये रिक्वायरमेंट, जो ये एग्जम्पशन है, उसे ये अवेल नहीं कर पाएंगे। तो ये थी। देन हमने देखा कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर सीजी जो है वो स्पेसिफिक एग्जम्पशंस दे सकता है। देन देखा कि कंप्लीटनेस कैसे चेक करता है ऑडिटर, उनसे लिस्ट ऑब्टेन करता है। देन फर्दर वो देखता है मिनट्स को देखता है। ये सब पॉइंट्स हमने कंसीडर किए। तो ऐसे करते हमने फिर देखा कि क्या क्या परमानेंट एडजस्टमेंट्स हैं और क्या करंट एडजस्टमेंट्स हैं, उन दोनों को देखा, और ऑडिटर उसको कैसे चेक कर रहा है, उन सब पॉइंट्स को हमने देखा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कि क्या ऐसे 5 क्राइटेरिया थे जहां पे ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी होती है। द फर्स्ट वन वाज कि हमारे जो बाकी कंपोनेंट्स के ऑडिट भी प्रिंसिपल ऑडिट कर रहा है, या फिर वो एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स के ऑडिट नहीं कर रहा। देन जो कंपोनेंट्स ही ऑडिटेड नहीं हुए, या फिर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है। एंड द लास्ट वन वाज द ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट है। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इट वुड बी इजी टू रिमाइंड द पॉइंट्स। तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।